फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ठीक है, सॉरी पार्ट नंबर 2 नहीं, पार्ट 3। पार्ट 2 आपका ऑलरेडी वीडियो में आ चुका है, पार्ट 5 भी आपका अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है। और इससे जो 2 पार्ट हैं वो आप देख लें, उसी के बाद ही आपको आज समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर आवेश हैं आपके, एक आपका मान लिया Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। दो स्थिर आवेश है, एक को हमने Q1 नाम दे दिया और एक को Q2, और इनके जो बीच की डिस्टेंस ले ली वो हमने ले ली R, ठीक है। तो इसमें जो रूल बनेगा, नियम बनेगा, वो क्या बनेगा? तो रूल इसका ये बनेगा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब वो आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा? अब आकर्षण कब होता है? जब ये प्लस हो और एक माइनस हो, जैसा कि आप पार्ट 2 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम पहले नियम में लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा क्या हो गया? नियम हो गया, ठीक है। कि क्या हुआ नियम? कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसे हम वाई एकदम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। तो हमने मान लिया, इसमें मानना है, क्या मानना है? इसे मान लिया हमने Q1 आवेश यहाँ रखा है और आपका Q2 आवेश इस पॉइंट पर रखा है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने ले लिया स्मॉल r ले लिया, ठीक है। तो यही हम लिखने वाले हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो वही लिखेंगे हम जो हमने इसमें माना है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, इसका जो हमने इसमें जो करेंगे वही लिखते जाएंगे। तो नई लाइन से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से तो है वो आर दूरी पर, ठीक है। माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। जब स्मॉल r दूरी के पर स्थित है, ठीक है, तब क्या होगा? तब जो रूल कहता है कि आप जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के
समानुपाती। तब तो F समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। F समानुपाती, दोनों आवेश कितने कितने हैं, Q1 और Q2 की मात्रा है ये, और इनके गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, जो वही जो लिखा है ऊपर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यहाँ पे थोड़ा गुणनफल और जोड़ देना, गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुणनफल के समानुपाती, अब इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दो F। अब 1 जो होता है वो उसी को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखो ठीक है, अब जो रूल जो था हमने वो पूरा लगा चुके हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों को नियमों को मिला दो तो क्या निकल के आएगा, दोनों नियमों को मिलाने पर तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक समानुपाती हटता हुआ नियतांक आएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए सभी को पता होता है कि निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, K = 1 ले लेते हैं हम। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तो इसमें लगा दो, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। क्या होगा, कूलॉम का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर नियतांक निकाय नियतांक जिसका अंतिम मान, जिसका ये याद रखना, आपका ये जो अंतिम मान है इसका अंतिम मान होगा कितना, 9/10⁹। इसका अंतिम मान 9/10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अंतिम मान जो होगा, इसका इस वाले का जो अंतिम मान होगा ये कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपका कूलॉम का नियम कंप्लीट होता है। ठीक, देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो, इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 मतलब एप्सिलॉन नॉट ही बोल दो, एप्सिलॉन 0 हमने लिख दिया, लोगों को ये चिन्ह पता नहीं होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान हमें पता करना है, मात्रक पता करना है और विमा पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, आंकिक वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ यही तो होती है भाई, यही होती है। तो और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की। तो इसकी देखो भाई कैसे निकालोगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखना, एप्सिलॉन नॉट की जो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कितना, 10⁻⁻12 होगा। और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, देखो इसे यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ, तो इसे हम उल्टा कर दो, पलटना है केवल। तो कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसकी आंकिक वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंकिक मान।
अब हमें क्या पता करना है, मात्रक। मात्रक जैसा कि हमको पता ही हो गया, मात्रक की अगर बात कर लेते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और विमा की अगर बात कर लें, विमा, तो विमा आपको निकालना आपने 11th में खूब सीखा होगा। विमा, विमा कैसे निकलेगी, कूलम, कूलम की विमा क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने आई टी, और क्यू की विमा अगर निकालनी है तो आई की क्या होती है ए, और टी टाइम की क्या होती है टी। तो क्यू की विमा क्या हो जाएगी ए टी, और ए टी जैसे आप रखोगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बोलो। अच्छा, न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन की विमा आपको पता होनी चाहिए कि बल की जो विमा होती है वो होती है mlt माइनस 2, बल की विमा ये हो गई। अब मीटर, ये तो आपकी लेंथ हो गई, और लेंथ की होती है एल, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे भी क्या कर दोगे आप स्क्वायर। तो ये देखो 2 पावर ये है और 1 पावर यहाँ पर है, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोटली अगर करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा एम एल, और एक ये 3 हो गया, और टी माइनस 2। अब इनको भेज दो ऊपर, तो m ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1, l ऊपर जाएगा तो l -3। ठीक है, t -2 ऊपर जाएंगे, ऊपर आपके +2 है, ये माइनस वाले भी प्लस के हो जाएंगे, तो t की पावर 4 और a स्क्वायर। ये किसकी विमा निकल के आ गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की, या एप्सिलॉन 0 की ये विमा निकल के आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला भी याद रखना है Q बराबर आई टी। ठीक है। अब एक नोट बना के भी लिख लेना, क्या लिखना कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश को हम किस में नापेंगे, कूलम में। ठीक है, आवेश का मात्रक आपका कूलम होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत, अच्छा इसे हम आप क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लें तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब सूक्ष्मतम कम से कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो मतलब दो आपके विपरीत प्रकार के आवेशों को हम ले लें, ठीक है, और उनको बहुत ही अल्प दूरी पर, मतलब कम दूरी पर रखें, तो वो पूरा जो निकाय कहलाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव में क्या लिखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश बराबर तो हो लेकिन कैसे हो, विपरीत प्रकार के, एक प्लस हो और एक माइनस। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं।
एक दूसरे से कैसी दूरी पर स्थित होते हैं? अल्प दूरी पर। अब जैसे हमने बोला कि एक आवेश आपका ये रखा है और एक आवेश ये रखा है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत प्रकार की। ये माइनस है तो ये कैसा हो गया? प्लस। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में हमने इन्हें मिला दिया। अब इनकी देखो, इसे बड़ा चित्र नहीं बना सकते, इसे हम छोटा चित्र ही बनाएंगे क्योंकि अल्प दूरी है। ये बड़ा अगर हमने बनाया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इनके बीच की भी वो भी दूरी है ना, ये कितनी है? 2l। अब देख रहे हो कितना छोटा है और उसकी भी 2 का मल्टीप्लाई है। अगर l लेते तो फिर तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? अल्प दूरी लेनी है, छोटी से छोटी दूरी को हमें लेना है। ठीक है। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात ओनली करता है तब तो ये हो गया, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर लग के आ जाता है तो हम देखो कैसे करेंगे उसे। ये आता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करें तो क्या होता है? देखो कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लें हम। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश व उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब इन दोनों में से आप क्या तो माइनस वाला आवेश ले लो या प्लस वाला आवेश ले लो, उसे एक को उठा लो और उनके बीच की अल्प दूरी का जो अल्प दूरी है उसे उठा के उनका मल्टीपल कर दोगे तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव निकल के आएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसे आप डिनोट करोगे, प्रदर्शित करोगे इसे P से, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी को हमें थ्योरी केस में लिखना होगा यहाँ पर। तो वो देखो कैसे लिखते हैं कि दोनों आवेशों में से जो किया आपने वही लिखना है। ठीक है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश व उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल व उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? P से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला लिख देंगे P = Q × 2L। अगर इसका मात्रक की बात कर लेते हैं हम, मात्रक क्या होगा? तो Q का क्या होता है? कूलम, और L का है ये लेंथ है, और लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो तुम क्या कह दोगे? वैद्युत द्विध्रुव का अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर मात्रक पूछा जाए तो हम बोल दोगे कूलम × मीटर। ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसकी विमा की बात कर लेते हैं, विमा तो कूलम की विमा आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो। Q = IT से, I की A हो गई और ये T की T हो गया, तो AT, और ये क्या हो गया? मीटर की क्या होती है? L। तो ये क्या बना दोगे आप? L। तो इसे रूट क्रम वाइज लिख दो, तो L T A, ये इसकी विमा हो गई। अगर राशि की बात कर लेते हैं कि ये राशि इसकी कैसी होगी? सदिश होगी कि अदिश होगी? तो राशि की अगर बात कर लेते हैं तो राशि इसकी कहलाएगी आपकी सदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सदिश राशि। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपना पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक आप बाकायदा एकदम क्लियरिटी फेयर बनाए, आपको पूरा चैप्टर कराएंगे। ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है 1-2 दिन का, लेकिन आपको चैप्टर बाकायदा कुछ भी नहीं, पूरे डिटेल में खींच के लेके चलेंगे। ठीक है। थैंक यू।